जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। जिस तरीके से पूरी हिंदुस्तान के अंदर सिचुएशंस आज के दिन खालिस्तान छाया हुआ है और एकदम से खालिस्तान मूवमेंट या यूं कहीं पार्टीशन मूवमेंट जो है वो खड़ा हो चुका है और हालत इस तरीके से आ चुकी है कि पूरा देश स्तब्ध है कि ये हुआ क्या। अभी तक तो पूरे का पूरा मामला शांत था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एकदम से जैसे देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसे कहते हैं ना तूफान सा आया हुआ है और ऐसा लगने लग चुका है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है वो उफान पर आ गया है। हालात समझ में नहीं आ रहे, सिचुएशंस टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है। मतलब ऐसा क्या है कि एक ग्रुप, हथियार बंद लोगों का ग्रुप पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस स्टेशन को कहता है हम कह रहे हैं हमारा बंदा सही है, निर्दोष है, छोड़ो। और पुलिस को उस XYZ बंदा जो भी लवली दोसान वगैरह समथिंग था उसको छोड़ना पड़ जाता है और पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ हमारी बात हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दिया। उसके बाद वो खुले तौर पर धमकी दे रहा है। पुलिस का जो DIG है मिस्टर यादव, वो कह रहे हैं कि भाई हम पुलिस स्टेशन में घुसने वाले लोगों की वो देख रहे हैं कि CCTV कौन कौन आए हैं और उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। एक 30 साल का लड़का, 12वीं पास ट्रक ड्राइवर, 12वीं पास ट्रक ड्राइवर सीना ठोक के कहता है कि ध्यान से देखो, अगर तुमने पंगे ले लिए तो अच्छा नहीं होगा, सोच समझ के कदम उठाना, हालात बिगड़ सकते हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर शोर मचाते फिर रहे थे। हमारे देश में नेता है ना केजरीवाल जैसा गिरगिट, वो शोर मचाता फिर रहा था कि मुझे पुलिस दे दो, मुझे पुलिस दे दो, मुझे पुलिस दे दो। भाई तेरे पास पुलिस है तो भाई बताओ हालत क्या है। मेरे दोस्तों के साथ मेरी बहुत बहस होती है इस मामले में, केजरीवाल के मामले में होती थी जब से आया था। मैं अपना अगर आपको इंट्रोडक्शन दूं तो 2012-13 के आसपास UPSC से थोड़ा नाउम्मीदी हो चुकी थी, 11 के मामले तक। तो इसके आंदोलन के अंदर हम भी जुड़े थे, अन्ना हजारे मूवमेंट में आंदोलन में जुड़ने वालों में मैं भी था। छत्रसाल स्टेडियम के अंदर मैं जो गिरफ्तारी दी गई, अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर लिया 16 अगस्त को और छत्रसाल स्टेडियम के अंदर बाकी सबको गिरफ्तार किया गया। मैं भी गिरफ्तार होने वालों में था, बसों में भर भर के हमें गिरफ्तार करके अन्ना हजारे मूवमेंट में वो क्या नाम है छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया और कुमार विश्वास वहां पूरे के पूरे आंदोलन को हैंडल कर रहे थे। काफी हद तक मैं इस पार्टी के करीब भी हुआ, काफी हद तक लोगों से जानकारी भी हुई, बातचीत भी हुई। मुझे ऐसा लगा उस मूवमेंट में कि ये कुछ देश बदलने वाली बात है। हालांकि इतिहास का स्टूडेंट हूं और मेरा मानना है कि सत्ता से टकराने वाले भी कई बार सत्ता के लालचे निकलते हैं, जरूरी नहीं है सारे साधु महात्मा ही निकले। उन सत्ता से टकराने वालों में मैं सत्ता के लालची लोगों को ढूंढ रहा था, वहां से इस केजरीवाल एंड पार्टी का प्रस्फुटन हुआ, निकल के आए। वहां समझ में आ गया कि यहां जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर हम सबसे बात की गई, मैं भी उस टीम में शामिल था। टीम इन द सेंस बहुत जूनियर कार्यकर्ता की फॉर्म में ही, बहुत एग्रेसिव नहीं, लेकिन हाँ शामिल था। तो वहां पर अब सुगबुगाहट शुरू हुई। वहीं से मैंने मामले को छोड़ दिया कि भाई इस पार्टी को छोड़, मतलब इस पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि ये तो सबको बेवकूफ बनाने वाला तरीका था। पार्टी शामिल होने का मतलब यह है कि संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ा हुआ है, अधूरी क्रांति थी और उस अधूरी क्रांति ने सारे का सारा मामला ही खराब कर दिया। और जैसे जैसे बीज बोए मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, नीतीश, पासवान, ये सत्ता परस्त अवसरवादी लोग जिस तरीके से निकल के आए थे उस आंदोलन से, आप देखिए 10 साल हिंदुस्तान ने जो बर्बादी झेली वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के। यार लालू जैसा बंदा चारा खा गया, मुलायम सिंह यादव जैसा बंदा सत्ता के लालच में न जाने कितनों को मार डालता है। मतलब पासवान, पागलों, मतलब ये अपॉर्चुनिस्ट जो अवसरवादी थे उनकी एक फौज थी। केजरीवाल मुझे ऐसा ही लगा। जिस तरीके के इसके 2-3 भाषण दिल्ली के अंदर हुए थे, कई तो इनके घर के अंदर भी हुए थे, तो घर के बाहर भी एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी खूब मिले। मैं इनसे कई बार मिला हुआ हूं, तो खूब मिले तो पता लगा कि भाई मामला तो खराब है, बहुत खराब है। ये आदमी कंजर है, मेरा पहला शब्द ये निकला था, ये आदमी कंजर है। बस आम आदमी की नब्ज जानता है कि क्या बोलने के बाद आदमी क्या रिएक्ट करेगा, क्या सोचेगा और
कैसे उसको, हमारे यहाँ कहते हैं अपने गोदी में लिया जाना है, अंटे में लिया जाना है, वैसे किया जाए। केजरीवाल ऐसा बंदा है। मेरे बहुत सारे और इसने ऐसे ही किया। जो चालाकियां सोच कर देखो, कैलकुलेटेड रिस्क, क्या प्रधानमंत्री बनूंगा, दिल्ली की कुर्सी छोड़ के भाग गया, प्रधानमंत्री बनूंगा, और उसके बाद आके दोबारा अजी माफ कर दो जी, माफ कर दो जी, माफ कर दो जी। मेरी तब भी बहस होती थी अपने सारे यार दोस्तों से, घर वालों से। मेरे घर वालों में तो कोई वोट नहीं देता, मैं साफ बताऊं बात, थूकते हैं इस आदमी के ऊपर। आम आदमी पार्टी वाले को घर से बाहर भगा देते कि दफा हो जाते, तुम लोग कंजर आदमी हो। कंजर के साथ रहने वाला भी कंजर, कंजर केजरीवाल। मामला यह है कि भाई मेरे दोस्तों से बहस क्या कि भाई ये आदमी कोई काम नहीं करेगा, केवल और केवल कॉस्मेटिक लेवल के चेंज करेगा, और ये सत्ता का भूखा है, इसे सिर्फ सत्ता चाहिए, काम कोई नहीं करेगा। लेकिन गलती अपनी ना मान के दूसरे की ठहरा देना और सवाल को टाल मटोल कर देना, इसकी खास बात है। केजरीवाल ऐसा बंदा, मैं पहले दिन से इसको नोटिस कर रहा हूं, पहले दिन से मेरे दोस्तों के साथ बहस। लेकिन मेरे दोस्त, कई तो मेरे दोस्त ऐसे हैं कि भाई मैं तो बीजेपी को वोट दे के आया हूं, मेरी वाइफ ने केजरीवाल को वोट दिया क्योंकि उसे फ्री बिजली और पानी की स्कीम बड़ी अच्छी लगती है, और सर्दियों में 200 यूनिट की वजह से बिल नहीं आ रहा। भाई तुम लोगों ने 200 यूनिट बिजली और 200 यूनिट पानी के नाम पर देश का बंटाधार करके रख दिया। एक ऐसे कंजर आदमी को दिल्ली में बिठाया जिसने फ्री में शराब बांटी, फ्री में एक बोतल के साथ एक फ्री वाली शराब बांटी है इस आदमी ने। कोई एथिक्स नहीं, कोई इंटीग्रिटी नहीं, कोई मान सम्मान सिद्धांत, कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज, सत्ता का लालची हूं, सत्ता पे कब्जा करूंगा। केजरीवाल ये, अब सत्ता पे कब्जा करूंगा और पुलिस के मामले में छाती पीटूंगा। अबे छाती पीटे, ये बता के असलियत में पंजाब में तुम्हारे पास पुलिस है, तुमने हाल क्या कर दिया पंजाब का। अब आप कहोगे इसमें पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट में इसका क्या रोल है, तो समझिए इसका दोस्तों ये रोल है। असलियत में आप पूरा बैक काउंट कीजिए, कहां का हम बैक काउंट करते हैं, जब इलेक्शंस के मामले में इलेक्शन फंडिंग की बात हो रही है। दोस्तों हम इस चीज को समझ लें कि असलियत में कि ये जो खालिस्तान है, वो रॉ के भी कई सारे ऑफिसर्स टीवी पे आके बता चुके हैं कि खालिस्तान मूवमेंट को जन्म देने का जो काम था वो कांग्रेस सरकार ने किया, क्योंकि असलियत में अकाली लोग जो थे, अकाली दल के लोग जो थे, वो कहीं ना कहीं सिखिज्म के नाम पर वोट मांग रहे थे। यानी इलेक्शन जो था वो रिलीजन के नाम पर लड़ा जा रहा था। अब अकाली दल के सिखिज्म से और बड़ा स्ट्रॉन्ग सिख आइडेंटिटी की जरूरत थी, स्ट्रॉन्ग सिख आइडेंटिटी की यहां पर जरूरत थी। अब इस स्ट्रॉन्ग सिख आइडेंटिटी के नाम पर यहां पर इस भिंडरवाला, जो कि कांग्रेसी था यार, लिटरली कांग्रेसी था, और यह कहा जाता है कि शीला दीक्षित इसकी टाइपिस्ट होती थी। कांग्रेस का लीडर है, शीला दीक्षित इसकी टाइपिस्ट है। अब आप सोच कर देखिए किस लेवल का मामला रहा होगा। अब शीला दीक्षित इसकी टाइपिस्ट है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं लेवल जो है वो अलग ही था। अब भिंडरवाला को इसलिए खड़ा किया गया कि ज्यादा लेवल पर ये बड़ा सिख आइडेंटिटी बने। अब ये भिंडरवाला हाथ पड़ गया पाकिस्तान के। इसकी एस्पिरेशंस जागी और ये कहा कि हमारे को सिख लैंड चाहिए, खालिस्तान चाहिए, और ये पड़ गया पाकिस्तान के हाथ। और पाकिस्तान के पीछे उस टाइम पर यूएसए और ब्रिटेन खड़े हुए थे। देखो असलियत में रावण राम से हारने वाला नहीं था। भगवान राम है, सब चीजें हैं, लेकिन वास्तविकता यह है रावण राम से हारने वाला नहीं था अगर विभीषण ना होता। और रावण की गलती यह थी कि उसने विभीषण को जन्म दिया। रावण की गलती यह थी, विभीषण भाई ठीक था, सलाह दे रहा है। रावण के अहंकार ने और रावण की जिसे कहते हैं कि एक लालच ने
स्त्री को प्राप्त करने के एक लालच ने रावण को कहीं ना कहीं भाई से दुश्मनी मोल लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहां पर वो विभीषण जो है वो राम के पाले में जा रहा है, वो गलत है। गलत सही मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन इतना समझ लीजिए विभीषण रावण की लात खा के पैदा होते हैं और विभीषण लालच की वजह से भी पैदा होते हैं। यहां पर भिंडरवाला को लालच ने खड़ा किया, किसने? कांग्रेस के लालच ने, ताकि अकाली दल को रोका जा सके। वो विभीषण खड़ा हुआ और जाके पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया। एक मूवमेंट खड़ा होता हुआ नजर आया। ब्रिटेन और यूएसए जो अमेरिका इंडिया को हमेशा से एक दुश्मन मानते हैं थे, आज तो खैर इसको मैं बता रहा हूं अभी, असलियत में ब्रिटेन और अमेरिका भाई एक तरफ पाकिस्तान है और आपको पता होना चाहिए इंडिया के फेवर में तो ये अब आए हैं पाकिस्तान, चाइना और तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो म्यांमार, और इंडियन ओशियन में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका और नाटो कंट्रीज का दबदबा। अब आप सोच कर देखिए, इंडिया को इन चारों तरफ से घेर रखा था डियो गॉर्शी को। अब इंडिया को चारों तरफ से घेर रखा था तो उसको डिवाइड करने के लिए अलग अलग पॉलिसी अपनाई गई, जिसमें एक पॉलिसी है कश्मीर, एक पॉलिसी पंजाब खालिस्तान, एक पॉलिसी कम्युनलिज्म, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नक्सलिज्म, उसके बाद सेपरेटिज्म, नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, यानी सेपरेटिज्म इन नॉर्थ ईस्ट, सेपरेटिज्म इन नॉर्थ ईस्ट। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर खड़ी कर दी गई हैं, किसके द्वारा? इंडिया के, मतलब हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे दुश्मनों के द्वारा। यहां ये जो पंजाब खालिस्तान है, ये असलियत में ब्रिटेन और अमेरिका के हाथ आ गया। 1998-2000 के आसपास तक, जब तक अमेरिका और नाटो को यह समझ में नहीं आया कि असली दुश्मन चाइना है, तब तक नाटो और अमेरिका इंडिया को दुश्मन समझते रहे और इस खालिस्तान को सपोर्ट करते रहे। लेकिन एकदम से आप देखोगे 1995, 96, 97, उसके बाद पूरा खालिस्तान मूवमेंट गायब। 2001 में अफगान वॉर के अंदर पाकिस्तान दोबारा से उलझ जाता है और साथ में खालिस्तान को मार दिया जाता है। खालिस्तान गायब। लेकिन 2001 से अगर आप देखते हैं तो 2014 के आसपास तक की सिचुएशन जो थी वो अलग ही थी। यहां आपको खालिस्तान नाम का कुत्ता भी नहीं मिलेगा। बस उन खालिस्तानी आतंकवादियों की फोटो कभी कभार आपको जेल से निकलते हुए जेल के मामले में दिखाई देगी, लेकिन एक टीस तो हमेशा रहती ही है, एक ग्रुप हमेशा रहता ही है। 2014 तक के सिचुएशन में अब यहां पर मैं बता रहा हूं केजरीवाल का रोल क्या है। अब यहां पर आ चुकी है मोदी गवर्नमेंट। अब ये जो मोदी गवर्नमेंट है, उम्मीद ये थी भाई 2014 में, उम्मीद दुनिया को पॉसिबली ये थी कि बीजेपी आ तो जाएगी लेकिन 200 सवा 200 सीटें आएंगी, 250 आने मतलब ज्यादा से ज्यादा 250 आ जाएंगी, पूरा बहुमत तो नहीं आएगा। और क्योंकि ये दूसरी पार्टियों के बहुमत सपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं तो कमजोर प्रधानमंत्री को मैनेज किया जा सकता है। 2014 में पूर्ण बहुमत आ गया, दुनिया को शॉक था। लेकिन 2019 में पूरा विश्वास था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एंटी इनकम्बेंसी क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसलिए इस एंटी इनकम्बेंसी का आउटकम ये था, उम्मीद ये की जा रही थी कि 2019 में 200, 200, 250 के बीच में सीटें आएंगी। एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि मोदी सरकार को ज्यादातर सीटें हारनी पड़ेगी, वोट नहीं मिलेगा। जो सहयोगी दल है वो जा चुके हैं, मामला खराब है भाई साहब। ये 300 प्लस जैसे ही गए पूरी दुनिया शॉक्ड थी। यहां से स्ट्रेटेजी दुनिया ने
मोदी को हटाने की बदली कि कुछ भी हो जाए 2024 के अंदर ये बंदा आना नहीं चाहिए। ये स्ट्रेटेजी है। अब 2019 का इलेक्शन होते ही अगर आप देखते हैं, कुछ तो मोदी सरकार भी दनादन लगी हुई है चीजों को, सिचुएशंस को बदलने में, और कुछ विदेशी ताकतें भी मोदी की सरकार को किसी भी सूरत में गिराने के लिए तैयार हो रखी है। 2019 का CAA NRC उसी का एग्जाम्पल है। इसको तो अभी हम देखेंगे, लेकिन जो किसान आंदोलन है, किसान मूवमेंट है, असलियत में अगर आप जनवरी 2021 तक देखें, जनवरी 2021 तक, जब 26 जनवरी 2021 को रिलीजियस फ्लैग लाल किले के ऊपर फहराया गया, धार्मिक झंडा फहराया गया लाल किले पर, तब तक वो पूरा मूवमेंट जो था वो खालिस्तानी मूवमेंट था। वहां केवल और केवल खालिस्तान की ताकत नजर आ रही थी खालिस्तानी झंडे में। तो हरियाणा से हूं, मेरे को पता है मेरे कितने रिश्तेदार सोनीपत वाले थानों के अंदर थे, और वो सिंधु बॉर्डर वगैरह के जो थाने थे उसके अंदर मेरे कितने रिश्तेदार वगैरह काम करते थे। उनसे बातचीत करता, पूछता, कहता भाई इस थाने से किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो जाए। कि क्यों? क्योंकि ये जो सरदार जितने हैं यहाँ पर हैं, इनमें से ज्यादातर मीन्स बहुत सारे खालिस्तान के भिंडरवाड़ा की फोटो लगा के घूमते हैं, और हम लोग यहाँ आम आदमी भड़कता है, कोई ना कोई उनको आके खालिस्तान के भिंडरवाला की फोटो देख के पीट देता है, और वो आके कहता है मुझे मारा। हमें दिल में पता है कि बेटा तुझे इसलिए मारा क्योंकि तुमने भिंडरवाला की फोटो लगा रखी है, लेकिन मजबूरी ये है कि हम FIR किसके खिलाफ लिखे, मारने वाला तो भाग गया, और मारने वाला देश भगत है, और ये देशद्रोही है, भिंडरवाला का नाम लेने वाला और संत कहने वाला इसको, देश तोड़ने वालों को। तो मैं इस चीज को समझ रहा हूं भाई। 26 जनवरी तक खालिस्तान मूवमेंट था, वो एक अलग मैटर है कि राकेश टिकैत के आने की वजह से पूरा मूवमेंट जो है वो असलियत में फिर हाईजैक हो गया टिकैत के द्वारा। और वो जो टिकैत है, मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे से उसको स्पॉन्सर कर रही थी ताकि मीडिया की हाईलाइट ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट था, किसान के नाम पर जो मूवमेंट था, इसने खालिस्तान की वो जो स्पिरिट थी उसको भी दोबारा से खड़ा कर दिया। और वहां पर वो जो दीप संधू वारिस पंजाब दे वाला था, भले ही वो उसका आइडिया क्या रहा हो उसमें मायने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम जो है वारिस, हम वारिस हैं, ये जो नाम को क्लेम कर रहा है ये खतरनाक है। यहां मामला ये है कि तुम बेफालतू में बाहर से राज करने वाले आए हो, वारिस तो हम हैं, वारिस पंजाब दे। और जिस तरीके से झंडा फहराने के मामले के अंदर दीप संधू का नाम आया, वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल तो है, लेकिन इसके पीछे खालिस्तान वालों की फंडिंग जरूर काम कर रही थी। तो यहीं अगर आप देखेंगे तो स्टेज 1 क्या था? स्टेज 1 में उनको एक खालिस्तानी मूवमेंट वालों को एक बंदा मिला हुआ था जो उनसे बात कर रहा है, और वो था केजरीवाल, सत्ता का लालची केजरीवाल। ये जो केजरीवाल सत्ता का लालची बंदा बैठा था, इसे कैसे भी सत्ता चाहिए थी। स्वीडन में डिक्लेयर्ड खालिस्तानी ऑफिसर बंदे के घर जाके रुकता है। डिक्लेयर्ड खालिस्तानी बंदे के घर जाके रुकने का मतलब समझते हो? कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका से क्लियर वर्ड्स में फंडिंग आती है। वहां वाले जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो रोज खालिस्तान के 4 बंदे नारे लगा रहे होते हैं, वो इस खालिस्तान के केजरीवाल को फंड करना शुरू कर चुके थे, और यहीं से इसकी फंडिंग। तभी आप देखोगे सरकार लगातार FCRA एक्ट के ऊपर लगातार काम कर रही है कि बाहर से जो भी आने वाला पैसा है भैया, उस पैसे का सोर्स बताना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। सोर्स बताओ वरना अच्छा नहीं होगा, ये समझ लीजिए। अब केजरीवाल को मिल रही है जबरदस्त लेवल की फंडिंग, और यहीं से हो रहा है कलेश। फंडिंग मिल रही है, और फंडिंग से पहले दिल्ली के इलेक्शंस जीते जाते हैं,
और दिल्ली के अंदर इलेक्शंस जिस तरीके से जीते गए, भाई मुस्लिम वोट जो है वो तो कहीं ना कहीं क्लेम कर रहा है कि कैसे भी करके बीजेपी को हराना है। लेकिन जो मुस्लिम वोट के बाद एक वोट जो सब्सिडी वाला है वो कह रहा है कि मुझे 200 यूनिट बिजली 200 यूनिट पानी फ्री मिलना चाहिए। और ये दो वोटों के चक्कर के अंदर उसने कहीं ना कहीं, भाई यही वो आदमी है ना जो हमारे सबसे बड़े देश के बिजनेसमैन अंबानी के बारे में कहता है और मुसलमानों को खुश करने के नाम पे स्टेज के ऊपर खड़ा होकर कहता है अगर बॉम्बे में मेरी सरकार होती ना, मजाल है वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर अंबानी अपना टीला बना लेता या अपना जो वो महल है वो बना लेता। अब आप सोच कर देखो कितना जहरीला आदमी है कि किसी को खुश करने के लिए ये खुलकर कह रहा है, खुलकर सबके सामने कह रहा है जलील आदमी। आप समझिए देश का बहुत बड़ा दुश्मन है। इन खालिस्तानियों को ये लालची आदमी मिल गया, खालिस्तानी फंडिंग हुई इसको और इस फंडिंग ने ग्राउंड लेवल पर जबरदस्त लेवल पर काम किया है। ये फंडिंग खतरनाक थी। स्टेज 2 अगर आप देखेंगे कि एक ऐसा बंदा है, क्योंकि आप देखिए पंजाब के अंदर की सीटें इसको पहले वाले इलेक्शन के अंदर भी 2014-15 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी 34-35 सीटें आई हुई थी। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद, अकाली दल वालों के लिए के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। स्टेज 2 के अंदर वो जो एपीएमसी एक्ट वाला किसान आंदोलन है, एपीएमसी एक्ट के द्वारा अगेंस्ट में जो किसान आंदोलन है वो खड़ा किया गया। और ये जो किसान आंदोलन है इसमें रिवाइवल ऑफ खालिस्तानी आइडियोलॉजी डेवलप की गई। रिवाइवल ऑफ खालिस्तानी आइडियोलॉजी डेवलप की गई। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि असलियत में दीप संधू का जो एक्सीडेंट हुआ था वो प्लान था, ना कि बीजेपी या किसी भी गवर्नमेंट का, बल्कि इन खालिस्तानियों का। क्योंकि पॉसिबली दीप संधू जो है वो रिवाइवल ऑफ वारिस पंजाब डे की तो बात कर रहा है, वारिस पंजाब डे की तो बात कर रहा है, वो एक मूवमेंट चला रहा है, लेकिन उसकी किसी भी आइडिया के अंदर कहीं पर भी, किसी भी आइडिया में कहीं पर भी वारिस पंजाब डे मोटे तौर पर, खुले तौर पर एंटी इंडिया या सेपरेटिस्ट नहीं नजर आ रहा। लेकिन इसका इफेक्ट जो है बड़े लेवल पर ज्यादा है। देखो अपने हक मांगना बुरी बात नहीं है, अलग होने की बात करना बुरी बात है। वो अपने हक मांग रहा था, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है यार सरकार से बातचीत हो जाएगी, लेकिन 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 सरकार से बातचीत हो जाएगी, लेकिन इसका दूसरा असर यहां पर यह भी है वारिस पंजाब डे का कि लोग इससे जुड़ रहे हैं और खालिस्तानी कहते हैं कि तू अलग होने की बात कर। दीप संधू ने पॉसिबली शायद मना कर दिया हो, इसलिए उसे उड़ा दिया गया। स्टेज 2 ओवर। खालिस्तान का माइंडसेट तैयार हो चुका है। अब कैसे भी करके यहां पर एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि रिवाइवल ऑफ भिंडरवाला की बात कर सके, भिंडरवाला दोबारा से लोगों को वहां दिखाई दे। यहां से एकदम से पैराशूट एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह 12वीं पास बंदा, आइडियोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं, 12वीं पास बंदा है, आइडियोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक इसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोवोकेटिव इश्यूज उठा रहा है। SYL पानी वाला पंजाबी। अरे यार लाला लाजपत राय को क्या कहोगे आप, लाला हरदयाल को क्या कहोगे आप, गदर मूवमेंट में जो लड़ने वाले थे पंजाबी थे उन्हें क्या कहोगे आप। वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे या खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे या हिंदुस्तान की डिमांड कर रहे थे। ऐसे ऐसे मुद्दे लॉजिक लेस, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, लॉजिक लेस क्लेम्स ऑफ ये। अब आप सोचिए अमृतपाल सिंह, अच्छा इसके बाद वो जो माइंडसेट था ना शराबी वाला, जो भी माइंडसेट था वो सारे का सारा एंटी इंडिया माइंडसेट, एंटी मोदी माइंडसेट उसको हवा मिलने लगी
और उस एंटी मोदी माइंडसेट को दोबारा से ट्रांसफर कर दिया गया खालिस्तानी माइंडसेट के अंदर। खालिस्तानी माइंडसेट। और सोचकर देखिए, अब इसने वेश, हाइट, हेल्थ लगभग भिंडरवाला जैसी है, तो उसने वेश भी वैसा ही, दाढ़ी वाड़ी, पहले तो दाढ़ी कटवा के मोना बना घूम रहा था, अब दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ गई है, मोना भी नहीं है वो, मतलब पगड़ी वगड़ी बांध ली है, अपना दस्तार बंदी करवा ली है, और बिल्कुल वैसे ही तलवार वलवार लेके भिंडर वाला की याद करके करवा दी इमोशनल, और सारे इमोशनल इश्यूज उठा दिए। और वो जो नशेड़ी कम्युनिटी घूम रही थी, ज्यादातर लोग वहां जो नशे के उसमें थे, अब नशे के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवेंचर्स करने का मजा ही अलग है। कुछ इसने मुद्दे ऐसे उठवा दिए जो कि हवाबाजी ज्यादा है, लॉजिक कम है। भीड़ इकट्ठी, क्राउड इकट्ठा, रही सही कसर एक रिमोट कंट्रोल शराबी सीएम बैठा हुआ है। रिमोट कंट्रोल्ड शराबी सीएम बैठा हुआ है। कौन? भगवंत मान। अब इस शराबी सीएम की खास बात क्या है यार? ये वही सीएम है ना यार, सोच कर देखो। केजरी मतलब जर्मनी की फ्लाइट से ज्यादा शराब पीने की वजह से इसे उतार दिया गया। जर्मनी के अंदर, जर्मनी में ज्यादा शराब पी रखी है बंदे ने, फ्लाइट में चढ़ रहा था, उतार दिया। कहता तो मैं सीएम हूं। कौन सा सीएम? दफा यहां से होगा सीएम। सोच कर देखिए, इसके पीछे रिमोट लेके बैठा हुआ है अपना केजरी। और मजे की बात, इस केजरीवाल का एक बयान नहीं, टीवी डिबेट्स में से भगोड़ा, कंजर, इसके सारे कंजर के सारे सपोर्टर्स भगोड़े भाग गए। टीवी डिबेट्स में दिखाई नहीं दे रहे ये लोग, क्योंकि इन्हें पता है जवाब नहीं है, और लाखों लोगों को मारने की तैयारी, जलाने की तैयारी है। 12वीं पास कर रहा है शराबी सीएम, कहता जी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं। अबे नॉर्मल कहां है भाई? ये तो बता। जो मेरे दोस्त पूछ रहे हैं उनको पब्लिक डिस्कोर्स में पूछना चाहिए, दिल्ली वालों को तो खासकर। अपने लोगों से पूछो, आसपास वालों से, कि किसे वोट दिया था यार? हमारा एक स्टेट जला के रख दिया। और दिल्ली के अंदर जितने सरदार भाई हैं वो पूछे खालिस्तानियों से कि दिल्ली में खालिस्तान कब्जा करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मेरा देश जलाने की तैयारी हो रखी है। और केजरीवाल ने उस देश को आग लगाने के लिए पेट्रोल प्रोवाइड कर दिया खालिस्तान के रूप में। खालिस्तान के रूप में पेट्रोल प्रोवाइड किसने किया? केजरीवाल ने। हमारे लाखों लोग मरने के लिए तैयार हो रखे, सरकार से भिड़ने के लिए तैयार हो रखे हैं, और विदेशी ताकतें तालियां बजा रही हैं इस केजरीवाल के चक्कर में, कंजर केजरीवाल के चक्कर में। और चुप बैठा, वो कुछ बोल नहीं रहा। उसकी सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है वो उसका मुखिया है, 70-80% सीटें हैं उसके पास, चुप बैठा हुआ है। यार कुछ तो बोल केजरी, कुछ तो बोल कंजर। हाँ मैं कह रहा हूं, ओपन चैलेंज। और दिल्ली में, मैं अभी तो खैर जयपुर में हूं, दिल्ली में आऊंगा तेरी ऐसी तैसी, तेरे कार्यकर्ताओं की ऐसी तैसी। मेरा देश चला रहे हो तुम लोग, व्हाट द हेल। एक 12वीं पास के चक्कर के अंदर पूरा एक, भाई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं है। वो कह रहा है मेरा बंदा निर्दोष है, कोर्ट क्या करेगी? और तुम्हारा सीएम बैठा हुआ महाराष्ट्र के अंदर कि जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या है? देश बचेगा तभी तो 2024 की लड़ाई जीतेगा यार। 2024 की लड़ाई देश जला के जीतोगे तुम, देश में आग लगा के जीतोगे। केजरीवाल, यू आर रेस्पॉन्सिबल। तुम जिम्मेवार हो। हर कार्यकर्ता से पूछो जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, कॉलर पकड़ के पूछो उसकी कि तुम्हारे इस सीएम ने क्या किया है, क्या आग लगाई है, बताओ क्या आग लगाई है, कुछ तो बताओ, क्योंकि बहुत बुरी आग लगने वाली है। तो 1980 का दौर लौट के आता हुआ नजर आ रहा है। 20 साल मेरा देश चला था, और इस केजरीवाल ने उस आग को एक सीएम बनने के चक्कर में, एक स्टेट जीतने के चक्कर में मेरे देश में आग लगा दी है इस कंजर ने। ही इज रिस्पॉन्सिबल। ये जिम्मेदार है केजरीवाल और उसका शराबी सीएम। उल्टियां करता फिरता है, कभी गिरता हुआ फिरता है। यार शर्म आएगी, शर्म आएगी। केजरीवाल मतलब भगवंत मान गुरुद्वारे में दारू पी के पहुंच जाता है, और एक
टैक्सी ड्राइवर भीड़ इकट्ठी करता है और क्रिमिनल को छाती ठोक के लेके निकल लेता है, तुम कुछ नहीं कर पाते। एक पूरा मूवमेंट खड़ा कर रहा है, तुम शराब में महाराष्ट्र में बैठे हो, कुछ तो करो यार। इन सबके पीछे पड़ो दोस्तों, जब तक आप पीछे नहीं पड़ोगे काबू में नहीं आएगा मामला। बहुत बुरा मामला है, बहुत ज्यादा बुरा मामला है। देश के अंदर बर्बादी आने वाली है और केजरीवाल उस बर्बादी का बाप है। इसने आग लगाई है और यही जिम्मेदार है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी आप देखें क्या होता है। धन्यवाद।